खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। मुसीबत में पड़ी शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस। तिजारा क्षेत्र में महिला को पकड़कर बाइक पर थाने ले जाने के विरोध में हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने राजकार्य में बाधा के आरोपी 3 की गिरफ्तारी का दिया तर्क। बांध में डूबकर 8 साल के मासूम की गई जान। हाजीपुर में सामने आया हादसा। कानूनगो की मौत से पनपा विवाद और तहसीलदार पर प्रताड़ना के लगे आरोप। कर्मचारी कॉलोनी का निवासी था मृतक। और शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु और हुए अनेक आयोजन। श्रद्धा भाव से मना श्रावण का अंतिम सोमवार। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। तिजारा की शेखपुर थाना पुलिस जब बामनठेड़ी गांव में हथकड़ शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची तो खासा विवाद सामने आया। आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस इस गांव में पहुंची थी। बताया जाता है कि इस दौरान आरोपी भाग गए। उधर पुलिस द्वारा अवैध शराब से जुड़ी जगहों को चिन्हित किया जाने लगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और इसके बाद विरोध करने पर पुलिसकर्मी महिला को पकड़कर बाइक पर बैठाकर ले जाने लगे। एक पुलिसकर्मी आगे और एक पीछे बैठ गया एवं महिला को बीच में बिठा लिया। ऐसे में परिजनों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस महिला और अन्य 2 लोगों को पकड़कर शेखपुर थाने ले आई। कुछ समय बाद परिजनों सहित ग्रामीण थाने के सामने एकत्रित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं कांग्रेस नेता इमरान खान भी पहुंचे। उनकी मांग थी कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उधर महिला रेखा ने SHO को दिए शिकायती पत्र में भी यही मांग की है। वहीं कांग्रेस के नेता इमरान खान ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। ऐसे में पुलिस द्वारा महिला को गलत तरीके से लाना उचित नहीं है। उधर थाना अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि बामनठेड़ी गांव में गए 2 पुलिसकर्मी सादा ड्रेस में थे। मौके पर शराब माफिया भाग गए और उनके परिजनों ने विरोध किया। राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में तीनों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कार्रवाई को लेकर मिली शिकायत पर जांच होगी। SHO के अनुसार महिला कांस्टेबल को भेजा गया था, लेकिन वह घटना स्थल से दूर थी। बामनठेड़ी गांव में पुलिस गई और क्या कहते हैं दो सिविल वर्दी में पुलिस वाले गए। वहाँ महिलाएं देखी, उसने कुछ लोगों को ढूंढने लगे वो, और जब वो नहीं मिले तो एक लड़का 15 साल का और एक और है जो कंपनी में अकाउंटेंट है, उनको डंडों से मारने लगे। डंडे से मारने लगे तो महिलाओं ने विरोध किया। जो उसकी पत्नी थी वो बेचारी पेट से प्रेग्नेंट है, उनको भी इन्होंने डंडों से मारा। पुरुष पुलिसकर्मियों ने मारा और महिला को घसीटते हुए वो मोटरसाइकिल पे बिठाने की कोशिश करी और महिला के साथ बहुत अनादर और अवमाननीय घटना, इन्होंने जो बेइज्जती की है उसके खिलाफ यहाँ हम बैठे। जो निर्दोष लोगों को थाने में पकड़ रखा है उसके खिलाफ यहाँ हम बैठे। और जो पुलिस बेलगाम यहाँ चल रही है तिजारा में, किसी को भी मारती है, किसी को भी कूटती है, किसी के भी फर्जी मुकदमा बना के और जो मारने कूटने का काम कर रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ बैठे। हम बामनठेड़ी गाँव में जमीन ठेके भी लेके बोलते हैं, तो हमारी बहू और मेरे घरवाली और एक मेरा लड़का हरा चारा लेने के लिए गए थे। वहाँ 2 आदमी आए सेवल में, उनसे पूछने लगे कि यहाँ दारू पड़ती है। वो बोले नहीं भाई, हमको पता नहीं। ये जबरदस्ती मेरे लड़के को पीटने लगे, उसका फोन खोज के एक मोटरसाइकिल चाबी खोज ली और उसको मारने लगे। मेरे घरवाली ने विरोध किया, भाई मेरा लड़का तो कंपनी जाता है, ये तो कोई अपराध ही नहीं करता, तो उसको भी मारने लग गए। मेरे घरवाली को भी मारा है, उसको डंडों से लाठी से, मेरी बॉडी आई उसको भी मारने लग गए। तो एरिया डोमिनेशन का अभियान चल रहा था, जिसके तहत एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने को 2 टीमें बनाकर जाब्ते को डिप्लॉय करके किलाड़ी में भेजा गया था। चूँकि आबकारी में ये होता है कि पुलिस की वर्दी को देखकर कई बार लोग भग जाते हैं, जो ये व्हीकल्स पे ले जाते हैं तो देख के इधर उधर हो जाते हैं। इस चक्कर में 2 जवान भेजे गए सिविल में। उन्होंने जाकर वहाँ पे जो मुखबिर द्वारा जो सूचना बताई गई उस आदमी को जाके डिटेन कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वहाँ आसपास कोई महिलाएं थी, उन्होंने उसका विरोध किया, तो जाब्ते ने उनको समझाया कि भाई इलीगल है, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद उन्होंने आता भाई झगड़ा करने लग गए वहाँ पे। तो झगड़ा करने लग गए तो जो मुलजिम था उसको तो भगा दिया और राजकार्य में बाधा डालने की कोशिश की।
जिले में डूबकर मौत होने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में 8 साल के बालक की नवनिर्मित बांध में डूबने से जान चली गई। 2 साल पहले उसके पिता की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। वहीं मां मजदूरी कर 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह हादसा अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर गांव में सामने आया। पूर्व सरपंच राजेश जाटव ने बताया कि बालक मानव अपने बड़े भाई के साथ खेत की ओर जा रहा था। बांध की पाल से गुजरते समय मानव का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में जा गिरा। भाई ने शोर मचाया और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बालक को बांध से निकालकर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पहली कक्षा में पढ़ रहे बालक की असमय मौत से गाँव में शोक की लहर है। उधर ग्रामीणों ने प्रशासन से बांध की सुरक्षा को लेकर उचित व्यवस्था करने की मांग की है। हाजीपुर का मानव सनोप बदललाल जाति जाटा, उम्र करीब 8 साल, निवासी हाजीपुर का रहने वाला है। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली कि बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। यहाँ कैसे, क्या घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम मैं खेत पर जाते समय तालाब में पैर फिसलने से वो डूबने से। तो क्या बच्चे ने मौके पे दम तोड़ दिया था? मौके पे ही दम तोड़ दिया, हॉस्पिटल में घोषित कर दिया। पता है इसका नाम मानव है और पिताजी का नाम मदन लाल, जाति जाटा है, हाजीपुर का रहने वाला। कैसे, क्या घटनाक्रम? ये इसका भाई खेत पे गए थे और पास में जोड़ था, वहाँ पे पैर फिसल गया, तब डूब के एक्सपायर हो गया। तो ये उम्र कितनी होगी? इसकी 8 साल उम्र है। पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता है निर्वाण फाउंडेशन में, कौन फर्स्ट सी क्लास में जाता है। अच्छा, तो क्या अपने भाई के साथ गया था? अपने भाई के साथ गया। कितने बजे के आसपास की घटना है? ये 4 साढ़े 4 बजे के बीच की घटना है। तो इनके पिताजी क्या काम करते हैं? उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कैसे, क्या? वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तो ये खुद कितने भाई बहन है? ये 2 तो भाई थे और 1 बहन है उनके। और ये सबसे छोटा वाला है? हाँ, ये सबसे छोटा वाला। अलवर की कर्मचारी कॉलोनी में महुआ खुर्द में नियुक्त कानूनगो पवन शर्मा की संदिग्ध मौत पर विवाद सामने आया है। वहीं परिजनों और सहकर्मियों ने मालाखेड़ा तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कानूनगो को लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। कलसाड़ा पटवारी नारायण चौधरी के अनुसार तहसीलदार ने उन्हें और कानूनगो पवन शर्मा को 2 बार कारण बताओ और नोटिस जारी किए थे। साथ ही उन पर नियमों के विरुद्ध कार्य करने का दबाव भी बनाया जा रहा था। पटवारी ने यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा बार बार अपमानित और धमकाया जाता था, जिससे पवन शर्मा मानसिक रूप से टूट चुके थे। उधर परिवार वालों ने भी यही आरोप लगाए हैं। उधर शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सांवरिया के अनुसार परिजनों से शिकायत प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार मैडम ने 20 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस दिया था और एक नोटिस हमें 2 जुलाई 2025 को दिया था। 20 जून 2025 वाले नोटिस में उनके द्वारा ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी ने और कानूनगो ने इस खसरा नंबर की स्थगन संबंधित रिपोर्ट नहीं दी है। खसरा नंबर 1372 ग्राम कलसाड़ा की स्थगन की जो रिपोर्ट थी वो तहसीलदार महोदया को 25 अप्रैल 2025 को स्थगन के बारे में अवगत करा दिया गया था कि इस खसरा नंबर पर आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन प्रभावी नहीं है। दोबारा 11 जून 2025 को जैसे ही सूचना मांगी गई तो पटवारी और भूअभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द ने संयुक्त रूप से 11 जून 2025 को भी ये रिपोर्ट पुनः पेश कर दी गई कि श्रीमान जी उक्त खसरा नंबर पर आज दिनांक तक कोई स्थगन प्रभावी नहीं है। 20 जून 2025 को तहसीलदार मालाखेड़ा ने मेघा मीणा ने पटवारी और कानूनगो को संयुक्त रूप से कारण बताओ नोटिस दिया, जो कि हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है और उसे सीधे ही जिला कार्यालय में भेज दिया। उस 20 जून 2025 वाले कारण बताओ नोटिस में ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी और भूअभिलेख निरीक्षक ने खसरा नंबर 1372 ग्राम कलसाड़ा के स्थगन के संबंध में अवगत नहीं कराया गया, जबकि तहसीलदार महोदय मालाखेड़ा को इस संबंध में स्थगन के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल 2025 और 11 जून 2025 को 2 बार अवगत करा दिया गया। उधर इस मामले ने राजस्व विभाग में हलचल पैदा कर दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के बाद ही वास्तविकता का खुलासा हो पाएगा। श्रावण मास का चौथा और अंतिम सोमवार अलवर शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक किया एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मनिकाबाड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। पूजा अर्चना कर रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ। सेवादार प्रमोद विजय ने बताया कि एकलिंग महादेव मंदिर में मंगलवार को मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा।
वहीं बुधवार को रामचरितमानस पाठ समापन के बाद भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर हवन किया जाएगा। इसी दिन शाम को महाआरती के बाद प्रसाद वितरण भी होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय भोले की 3 दिवसीय कार्यक्रम एकलिंग महादेव मंदिर बननी के बड़ पे आज से प्रारंभ हो गए हैं। रामचरितमानस का पाठ जो है वो भी प्रारंभ हो गया है और कल 3:15 बजे विशेष फलदायक सुंदरकांड के पाठ होंगे। जिस भी भक्त को कोई अपनी मनोकामना हो वो इस सुंदरकांड के पाठ में अवश्य है और उसकी मनोकामना एकलिंग महादेव जो है वो पूरी करते हैं। और कल प्रातः 8:15 बजे रामचरितमानस के पाठ 6 तारीख को संपूर्ण होंगे। 12:15 बजे बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा, उसके पश्चात हवन होगा, महाआरती होगी। उसके बाद सभी से मेरा निवेदन है कि आप सपरिवार पधार कर मेरे पिता परमेश्वर एकलिंग महादेव भोलेनाथ की प्रसादी ले और अपने जीवन को धन्य करें। उधर 24वां विशाल फूलडोल महोत्सव और भंडारे का आयोजन लंबा महादेव मंदिर सोनावा में संपन्न हुआ। यहां श्रावण के सोमवार पर भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। मंदिर समिति अध्यक्ष देवी साय सैनी के अनुसार फूलडोल में कलाकार विक्रम रसिया चौधरी, जेल सिंह, सतपाल सिंह और देवेंद्र ब्रजवासी ने बाबा का गुणगान किया। साथ ही मनमोहक झांकियां सजाई गई। कल तो फूलडोल का प्रोग्राम था। रात को बाहर के गायक कलाकार आए थे, बढ़िया कलाकार आए थे। अच्छा प्रोग्राम रहा। सुबह रात को 10 बजे चालू हुआ, 9:30-10 बजे आसपास, और सुबह 5 बज गए थे और बम्बोड़ा बना के अब प्रसादी चालू कर दी गई है। और इसमें करीबन 4 कुंटल दूध है और 5 बोरी का आटे के माल पे कोड़ी की सब्जी वगैरह है, वो प्रसादी के रूप में है। और करीबन 4-5 हज़ार आदमियों की प्रसादी है। इनके द्वारा किया जा रहा है, ये सब सार्वजनिक है। और वहीं अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर के पास पशु प्रेमी परिवार की ओर से पशुओं के लिए खाने के पैकेट वितरित किए गए। मंदिर के महंत ने इसे पुण्य का कार्य बताया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में मूक जीवों की सेवा सराहनीय है। साथ ही श्रद्धालु पशुओं के लिए खाद्य सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। परिवार की ओर से आप जैसे देख रहे हैं, जीव मात्र की सुरक्षा के लिए मानव से मानव का नाता है और परमपिता परमात्मा के लिए हम अगर कुछ करते हैं तो ये एक माध्यम है। धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप भी बेजुबान जानवरों की सेवा जो बताई गई है, अगर हमारे शास्त्रों का हम अनुसरण करते हैं तो उनमें भी यह उल्लेख प्राप्त होगा। कोतवाली थाना पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2019 में शहर के मनुमार्ग स्थित एक घर से एलईडी और कंप्यूटर चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था। वहीं 2 आरोपी सचिन योगी और अनिकेत पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि तीसरा आरोपी अखैपुरा निवासी मुकेश जाटव फरार चल रहा था। कोतवाली के सहायक पुलिस उप निरीक्षक इलियास ने बताया कि मुकेश को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ हत्या और चोरी जैसे कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में एक सुने मकान में 3 आरोपियों द्वारा नकबजनी करके और वहाँ से जो भी अंदर से चोरी का सामान, लैपटॉप, एलईडी वगैरह और ट्रॉली बैग्स वगैरह इत्यादि सामग्री चोरी की थी। उस चोरी के दौरान 2 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। सचिन उर्फ छोटल्या योगी व दूसरा मुलजिम अनिकेत उर्फ अंकित साहू गिरफ्तार हो चुके थे। और उसके बाद ये मुलजिम मुकेश जाटव पुत्र श्री किशोरीलाल जाटव उम्र 34 साल निवासी हिजड़ा वाली गली मोहल्ला अखेपुरा से 5-6 सालों से फरार चल रहा था। जो वांछित था मुकदमा आजा में, जिसे मुकदमा आजा में कल दिनांक 3/8 को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व में भी हत्या के प्रकरण है। 2 हत्या के प्रकरण है। वर्ष 2009 में हत्या के और आर्म्स एक्ट और मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। और वहीं अलवर की एनबी थाना पुलिस ने मिस्त्री की दुकान में चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि 2 अगस्त को 60 फीट रोड निवासी दौलत राम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 31 जुलाई की रात दौलत राम की मिस्त्री की दुकान में चोरी हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने 9 मेवात के आरोपी तारीफ को पकड़ लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद हो गया है। अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। परिवादी श्री दौलतराम निवासी 60 फीट रोड एनईवी ने
2 तारीख को प्रकरण दर्ज कराया था कि 31 जुलाई की रात्रि में उसके जो ट्रांसपोर्ट नगर में मैकेनिक की दुकान है उसमें चोरी कर ली। उनके द्वारा तारिक नाम के युवक पर संदेह जाहिर किया था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्री देवी सिंह एसआई द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें आरोपी युवक तारिक पुत्र जैकम निवासी ओथा नूह मेवात का रहने वाला था, जिसको दस्तयाब किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से फिंगर क्लिप प्लेट, सॉफ्ट वगैरह जो सामान, लोहे का सामान जो चोरी किया गया था वो बरामद किया गया। मुलजिम का पेश न्यायालय किया जाए। छठे जन्मदिन के 6 दिन बाद 6 वर्षीय मासूम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यह मामला तिजारा थाना क्षेत्र के वार्ड 16 का है। जानकारी के अनुसार यहाँ के निवासी संदीप का बेटा हयांश अचानक उल्टियां करने लगा। परिजन उसे उपचार के लिए तिजारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया, लेकिन सोमवार सुबह करीब 6 बजे मासूम हयांश ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार हयांश पूरी तरह स्वस्थ था और 9 दिन पहले ही उसका छठा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। इसके चलते परिजन और क्षेत्रवासी गमगीन हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। हयांश कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 16 तिजारा। क्या हुआ? इनके सुबह एक उल्टी हुई थी, उसके बाद तिजारा हॉस्पिटल लेके गए थे, वहां से रेफर कर दिया और यहाँ आते ही जन्मदिन कब था? 27 जुलाई का। 8-9 दिन पहले था जी। कितने बच्चे हैं इनके 2 बच्चे हैं। ये कौन सा है? छोटा वाला बच्चा है। कुछ पता ही नहीं लगा क्या कारण रहा? नहीं जी, कुछ नहीं पता लगा। सीकरी थाना क्षेत्र के कैथवाड़ा गांव में 4 वर्षीय बच्ची राधिका गंभीर रूप से झुलस गई। उसके पिता कल्लन पल्लेदारी का काम करते हैं। घटना उस समय हुई जब बालिका चारपाई पर बैठी थी और उसकी मां ने गर्म चाय की पतीले नीचे रख दी थी। मां किसी काम से चली गई और तभी संतुलन बिगड़ने से वह सीधे गर्म चाय की पतीले पर जा गिरी। सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में उसका इलाज जारी है। ये सुबह मैं गया था गाड़ी पे और काकर करे ये पीछे से चल गई काकर करे और बैरबंद चार रखी नीचे, उसकी पतीली में गिर गई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वो राधिका। कितने साल की? 4 साल की। अच्छा, तो ये खेल रही थी? हाँ, खाट पे खेल रही थी, जैसे हेर में गिरा था वो गिर पड़ी। चाय किसने रख रखी? बैरबंद रख रखी। शमशान भूमि के रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर विवाद सामने आया है। ऐसे में परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी किशनलाल बैरवा की मौत हो गई थी, लेकिन अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते में अतिक्रमण के कारण बाधा आई। सूचना मिलने पर रैनी तहसीलदार कैलाश मेहरा और राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन रवाना हुए। यह घटना राजगढ़ के समीपवर्ती माचाड़ी के बैरवा बास की है। अलवर की आनंदम सोसाइटी में रह रहे दंपति ने किस तरह शातिराना अंदाज में ठगी की थी, यह पूछताछ में सामने आ रहा है। इन्हें हाल ही में पकड़ा गया था। दंपति ने सोसाइटी के दूध वाले, सब्जी वाले, गार्ड, दुकानदारों और पड़ोसियों तक को लोन दिलाने के नाम पर ठग लिया। आरोपी दंपति दूसरों के दस्तावेजों को लेकर लोन पास कराते और रकम अपने खाते में डलवाते थे। पिछले 3 दिन में अलग अलग लोगों की शिकायतों में इस ठगी का खुलासा हुआ है। वर्तमान में दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पत्नी को जेल भेज दिया गया और जबकि पति विष्णु पुलिस रिमांड पर है। सोसाइटी में रह रहे दुकानदार संजय ने बताया कि उसे दुकान के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। विष्णु ने लोन दिलाने का वादा किया और दस्तावेज ले लिए। कुछ समय बाद एक कॉल आया जिसमें खुद को बैंककर्मी बताया गया। वहीं 50,000 रुपए के लोन को पास कराने के बाद यह रकम विष्णु ने खुद ले ली। बाद में बैंक से कॉल आया कि EMI बाउंस हो रही है। तब जाकर संजय को ठगी का पता चला। उधर सुरक्षा गार्ड गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि विष्णु ने उन्हें भी झांसा दिया और गुरुग्राम में काम करने वाली उनकी पुत्री के दस्तावेज लेकर 32,000 का लोन उठा लिया। इन्हें भी बैंक से EMI का फोन आने पर पता लगा। इसके बाद आरोपी दंपति सोसाइटी से गायब मिला। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि विष्णु अपनी पत्नी के साथ करीब 6 महीने पहले सिर्फ एक बैग लेकर आया था। धीरे धीरे फ्लैट में ठगी से जुटाए पैसों से AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्कूटी आदि खरीद लिए। 2 दिन की पुलिस रिमांड में उससे लगातार पूछताछ हो रही है। मेरा नाम संजय कुमार अलग है। मैं आनंदम फ्लैट C 407 में रहता हूँ। ये मेरे सामने 408 फ्लैट है। इसमें एक ठग रहता था।
उसने मेरे को लोन का लालच दिया कि मैं आपका 3 लाख का लोन करा देता हूँ। मेरे को भी लोन की ज़रूरत थी दुकान के लिए, मोबाइल की दुकान है मेरी ऑयल की, तो उसके लिए उसने मेरे को लालच में ले लिया। मैं उसके लालच में आ गया। उसने मेरे को नहीं पता, मेरा फ़ोन लिया, 50,000 का लोन करा के 29 मई को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके सब OTP वगैरह करा के मुझे कुछ नहीं मालूम इसने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता इतना। कंपनी से फ़ोन आया कि आपने लोन 5 जुलाई को फ़ोन आया कि आपको लोन की EMI भरनी है, तो इसलिए मैंने FIR थाने में जमा कराई है, वैशाली नगर थाने में। अच्छा, तो और बैंक वाले क्या कह रहे हैं? अब बैंक वाले ये कह रहे हैं आप EMI जमा कराओ या लोन का अमाउंट जमा कराओ, नहीं तो हम आपका सिविल ख़राब कर देंगे इस डर से। और इसने मेरी मिसेज के साथ भी ऐसे ही किया है, उनसे 10,000 रुपये लिया था, तो इसने ऑनलाइन कर दिया, उसका भी अकाउंट ब्लॉक, पेटीएम वो फ़ोन पे ब्लॉक है। मां से एक युवक ने तेज आवाज में पैसे मांगे तो नाराज होकर पड़ोसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना अलवर शहर के अशोका टॉकीज इलाके की है। यहां रविवार देर शाम युवक अपने घर के बाहर बैठा मां से पैसे मांग रहा था और तेज आवाज में बोल रहा था। इसी बीच पड़ोसी ने उन्हें टोका भी और इसी दौरान पड़ोसी के दिमागी रूप से कमजोर भाई आशीष ने युवक पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। ऐसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, उसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। अब वो नीचे आया ना, गुस्से में उतर गए, तो उसका एक छोटा भाई है, मेंटली डिस्टर्ब है कि क्या है जो भी है, लोग बाग कहते हैं पूरे मोहल्ले वाले, तो उसने मतलब कि एक चाकू था सब्जी काटने वाला बड़ा, उसकी मेरे दी। अच्छा, क्या नाम है उसका? आशीष। तो उसके बाद क्या भर्ती कराया आपको? भर्ती आज कराया ना। ये भी कराया है? हाँ। अच्छा, अभी कल सीटी का पड़ेगा। कितनी चोट आई है आपको? है 3-4 काटे तो है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने हाल ही में खरीदे गए 50 ऑटो टिपर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव ने जिन 50 ऑटो टिपर का उद्घाटन किया, उनके टायर पुराने बताए जा रहे हैं। इसमें घोटाले की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। मिश्रा ने यह भी कहा कि सरिस्का CTH क्षेत्र परिवर्तन गलत ढंग से किया जा रहा है। टहला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़कर सिरिसड़ के आसपास के क्षेत्र को इसमें जोड़ना उचित नहीं है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नगर निगम में JCB और सफाई ठेका घोटाले के भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, लेकिन जांच करने वाला कोई नहीं है। सर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने जिस तरह से 50 ऑटो नए टिपर जो कचरा संग्रहण के जो वाहन हैं वो खरीदे हैं, उनका हरी झंडी लेकर उद्घाटन किया है, लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है, सूत्रों से पता चला है कि नए टम्पर हैं लेकिन उनमें टायर पुराने हैं। इस तरह की जानकारी मिली है। पार्टी के जिला अध्यक्ष से क्या कहना? देखो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय भूपेंद्र यादव जी से विनम्र आग्रह है, उनकी सब लोग तारीफ करते हैं, वो अच्छे नेता बताए। मेरे तो उनसे ज़्यादा मुलाकात कभी हुई नहीं, पर अलवर ज़िले की जनता ने उनको सांसद चुन के भेजा है। केंद्र में बहुत ही पावरफुल मंत्री है। 2 गड़बड़ भूपेंद्र जी ने इस जिले में करी है, उन दोनों को इनको सुधारना चाहिए। एक तो CTH का एरिया बदल करके केवल सरिस्का के आसपास डहला की खानों को चालू करने के लिए इन्होंने CTH को इधर सिलीसेड में डहलावास, सीरावास और ये इधर यहाँ तक लिया है। तो अब यहाँ 1 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है इधर, वो सारी आबादी डिस्टर्ब होगी। यहाँ शेर आएंगे, टाइगर आएंगे, वो जनता को डिस्टर्ब करेंगे, जनता उनको डिस्टर्ब करेगी, संघर्ष होंगे, लोगों की जान माल का खतरा बढ़ेगा। तो एक तो ये CTH का एरिया इन्होंने गलत चेंज किया है। उसमें तो लोग इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो निष्कासित इन्होंने कर दिए, वो इन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं कि 500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उधर विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इनके जो DFO हैं वो माइंस वालों से 2-2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। वो माइंस वाले ने जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि साहब मैं एक साथ 2 करोड़ नहीं दे सकता, तो मेरी रिश्वत की राशि की किस्त करा दी जाए। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देश के हित में भी ये चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम, ये तो खुलेआम करने लगे। तो अगर भूपेंद्र जी सच्चे हैं तो उनको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, इन रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए, और नहीं तो हम मानेंगे वो इसमें शामिल है। दूसरे जो ऑटो टिपर की आप बात कर रहे हो, 6 महीने तक तो वो खड़े थे, वहाँ जंग खा रहे थे। अब हमने आंदोलन किया, उस दिन कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, हमने मांग करी, तो ऑटो टिपर का तो आपने उद्घाटन कर दिया, ये तो बढ़िया किया, शहर से कचरा उठेगा। लेकिन
माननीय भूपेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं ऑटो टिपर तो नहर में टायर पुराने डाल रखे हैं, तो इसमें भी घोटाला, इनकी जेसीबी में घोटाला, इनकी सफाई के ठेकों में घोटाला। अब किस किस को रोके आदमी? तो भैया मैं तो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे और देश के हित में, प्रदेश के हित में और अलवर जिले के हित में माननीय भूपेंद्र जी से निवेदन है कि ये जो या तो आप उसमें भ्रष्टाचार में शामिल हैं, नहीं है तो जो आपके दलाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर आपको एसीडी में मुकदमा दर्ज करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए ताकि आपकी बदनामी बचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनवर साजिद खान के अनुसार मोदी सरकार द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को एक निजी संस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग भाजपा के घटक दल के रूप में काम कर रहा है। बिहार में बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ी हो चुकी है। सचिव खान के अनुसार इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को वोट चोर कहा है। वहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को जिस तरह से डेड कहा है और चोर कहा है और भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर बहुत ज़बरदस्त घमासान बिहार का चुनाव कर हो रहा है। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। बीजेपी की तानाशाही सरकार ने, मोदी जी की तानाशाही सरकार ने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, उनका दुरुपयोग कर रहा है। और ऐसी ही एक निष्पक्ष संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। उनकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र का वो सबसे मजबूत स्तंभ है और भारतीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। और आज निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, चुनावों में धांधली हो रही है, चुनावों में चोरी हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है, हरियाणा है और अब यही काम ये बिहार में कर रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता हैं, जो वो कहते हैं सोच समझकर कहते हैं, मुद्दों के साथ कहते हैं, साक्ष्य के साथ कहते हैं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने के पास इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है, दबाव में काम कर रहा है और वोटों की चोरी कर रहा है। बड़े पैमाने पर फर्जी मतों को जोड़ा जा रहा है, वैध मतों को काटा जा रहा है और SIR के नाम पर जो ये कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उसका कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध कर रही है और इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी धांधली की जा रही है। इसीलिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसीलिए भारतीय निर्वाचन आयोग को डेड और मृत कहा है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मोदी सरकार की कठपुतली बन चुका है। सर, कई राज्यों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम जोड़ा गया है, लेकिन बिहार में काटा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, कहीं प्रवासी मजदूरों का नाम बढ़ा देता है, कहीं घटा देता है, तो निष्पक्षता नज़र नहीं आ रही है। क्या आप कहना चाहते हो कि निर्वाचन आयोग सरेआम निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है? यही तो कह रहे हैं हम, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहा है, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें से आज ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग भी एनडीए का एक गठबंधन, एक घटक दल की तरह काम कर रहा है। और जो मत उनको ये लग रहे हैं कि ये बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं, उन्हें जोड़ रहा है। जो मत कांग्रेस के या क्षेत्रीय दल या इंडिया गठबंधन के लग रहे हैं उनको काटा जा रहा है, लोगों को बड़े पैमाने पर मृत घोषित किया जा रहा है। और जो लोग मृत हो गए हैं उनको बड़े पैमाने पर जोड़ा जा रहा है, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं। बड़ी हेरा फेरी है और अब यही प्रक्रिया दूसरे प्रदेशों में करने की तैयारी कर रहे हैं और अब ये राजस्थान में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मत का प्रयोग सही होना चाहिए। अगर किसी के 2 जगह वोट बनी हुई है, 3 जगह वोट बनी हुई है, तो निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो और उनका एक मत का, एक आदमी का एक ही मत हो। इसमें हम कहीं कोई हमें संकोच नहीं है। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर जहां छात्र नेता मांग उठा रहे हैं, वहीं अब कई प्रोफेसर सहित राजनेता भी इसे जरूरी बता रहे हैं। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान प्रोफेसर कबीर सिंह के अनुसार छात्रों का
राजनीतिक विकास इस चुनाव के माध्यम से होता है। इसके अलावा उनमें नेतृत्व की भावना पैदा होती है और छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद विद्यार्थी और कॉलेज प्रशासन के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि समय समय पर छात्र संघ चुनाव होना छात्र हित में आवश्यक है। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरे हिसाब से छात्र राजनीति में जो छात्रों की सीढ़ी होती है वो प्रथम छात्र राजनीति ही है। तो इस हिसाब से छात्रों के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्रों में एक लीडरशिप की भावना भी जागृत होती है, पैदा होती है, और छात्रों के मध्य और हमारे मध्य प्रोफेसर या प्रिंसिपल के मध्य जो एक कड़ी का कार्य है वो छात्र प्रतिनिधि कर सकता है। उसके साथ साथ एक महाविद्यालय में जब चुनाव होते हैं तो छात्र आते हैं, एक एनवायरनमेंट बनता है, तो उस हिसाब से एक पढ़ाई का वातावरण भी बनता है। तो छात्रों को चुनाव होने चाहिए। तो छात्र राजनीति से जो जिस तरह से उनके व्यक्तित्व का राजनीतिक रूप से विकास होता है, वो भाषण देना सीखते हैं, समझता हूँ। आपको लगता है कि राजनीति में नई युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? निसंदेह राजनीति में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है और इस स्थिति में छात्रों के चुनाव होने चाहिए। सर, जब बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा, लोकसभा के या पंचायत के, तो उसमें छात्र संघ के जो अध्यक्ष जीत के जाते हैं जब गांव या परिवार में, तो उनको टिकट में या सरपंच बनने में प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, जब वो छात्रों के प्रतिनिधि बनते हैं तो आपने देखा होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब तक हमने उदाहरण देखे हैं, अधिकतर जो छात्र संघ अध्यक्ष बने वो एमएलए बने हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं, और विधानसभा में छात्रों के लिए भी अपनी जो वहाँ की विधानसभा की जनता है उनके लिए भी आवाज उठाई है विधानसभा में। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव के बाद ही सक्रिय राजनीति में छात्र नेताओं को प्रवेश मिलता है, साथ ही ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव जल्द कराए जाने की मांग की है। उनकी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव कराए जाए, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति जारी है। आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हर ग्राम पंचायत पर 200 युवाओं को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में एक्टिव करना चाहता हूँ। एक तरफ छात्र संघ चुनाव पे इन्होंने रोक लगा दी है। अब कैसे युवा राजनीति में आएंगे? पढ़े लिखे युवा ही राजनीति में आते हैं। तो माननीय मोदी जी की कथनी और कथनी में फ़र्क आ रहा है, सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क आ रहा है। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे युवा पीढ़ी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेरा तो सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराएं, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें, और सेकंड लाइन भी तैयार करनी पड़ती है, थर्ड लाइन भी तैयार करनी पड़ती है राजनीति में। अगर आप युवाओं को चुनाव लड़ने से रोक देंगे तो फिर आगे राजनीति कैसे चलेगी इस देश में? इसलिए युवाओं के हित में छात्र संघ चुनाव कराना बहुत ही अनिवार्य है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि युवाओं के हितों का ध्यान रखें, देश के हितों का ध्यान रखें, और माननीय मोदी जी जो बात कह रहे हैं उनकी करनी और कथनी को एक करें। कम से कम जो भाषण दे देते हैं, जो बात घोषणा कर देते हैं, उस पर तो अमल करें, नहीं तो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है इनकी बात। सर, आप काफ़ी अनुभवी राजनेता हैं, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं कि भजनलाल सरकार छात्र संघ चुनाव से पीछे हट रही है, नहीं करा रही? ये लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली विकास तो कुछ करा नहीं पाए। मोदी जी पिछले 11-12 साल में सिवाय जुमलों के कुछ नहीं कर पाए। माननीय भजनलाल जी 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब ये डरे हुए हैं कि पब्लिक कभी हमको हरा दे, कभी हमने छात्र संघ चुनाव करा दिया तो NSUI के अध्यक्ष यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में नहीं बन जाए, पंचायत चुनाव हमने करा दिए तो कभी कांग्रेस के जिला प्रमुख प्रधान नहीं बन जाए, निकाय चुनाव करे तो कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बन जाए। अब बताइए, भजनलाल जी के गृह जिला है भरतपुर, वहाँ पिछले 1.5 साल से जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक पवित्रा एकादशी पर मंगलवार को होगा। एकादशी तिथि 4 अगस्त को दोपहर 11:43 पर शुरू होगी और समापन 5 अगस्त दोपहर 1:13 पे होगा। उदीयमान यानी सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने से मंगलवार को ही पवित्रा एकादशी मनाई जाएगी। इसकीमदस्त निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन बन रहे त्रियोग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक के साथ ही व्रत किया जाएगा। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली पवित्रा एकादशी कल 5 अगस्त मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का शुभारंभ 4 अगस्त को दोपहर 11:43 पर शुरू होगा, जिसका समापन
5 अगस्त को दोपहर 1:13 पर होगा। उदीयमान तिथि 5 अगस्त को होने के कारण ही 5 अगस्त मंगलवार को कल एकादशी का व्रत रहेगा और श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके पुण्य प्राप्त करेंगे। इस एकादशी पर कल इंद्र योग, रवि योग व कुमार योग नामक त्रियोग का विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है। इन त्रियोग के संयोग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने और व्रत करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महीजीत नामक राजा राज करता था। वह राजा निसंतान था। लोमेश ऋषि की आज्ञा से राजा ने इसी एकादशी का व्रत किया, जिससे कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रोक्त इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली इस एकादशी का संसार में बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस एकादशी का व्रत करने से, भगवान का अभिषेक करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, देश प्रदेश में खुशहाली का माहौल भी बनता है। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में माना गया है। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शाम घरों में दीप प्रज्वलन करने की अपील लगातार जारी है। उधर राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। ठाकुर द्वारा भी आमजन से इस दिन दीप जलाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि देश की सीमा पर खड़े वीर जवानों के प्रति सम्मान अर्पित करने के लिए सभी का फर्ज बनता है। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एक बार पुनः आ रहा है और हम सब उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने हाल में आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी मनाई है 2022 में और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। आप सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के दिन शाम को अपने अपने घरों में एक दीपक जलाएं और अपनी यथाशक्ति रोशनी करें, जिससे कि जो हमारे अमर शहीद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें हम याद कर सकें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसके साथ में राष्ट्र के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय एक सम्मान जो हम देते हैं, एक तरह से बोला जाए, या हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं शहीदों को, वो एक इसके रूप में, दीपक के रूप में हो सकता है। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची से जिला मुख्यालय पर कैंप आयोजित हो रहा है। यहाँ गाइड्स के लिए राज्य पुरस्कार और रेंजर्स के लिए निपुण प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें 100 गाइड और रेंजर भाग ले रहे हैं। प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कैंप 5 दिन तक चलेंगे। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आज से 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये गाइड्स के लिए राज्य पुरस्कार और रेंजर्स के लिए निपुण प्रशिक्षण शिविर है। इसमें जो भी बालिकाएं आएंगी वो पहले ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी 5 दिन में, और ट्रेनिंग का जो सिलेबस है उसके अनुसार फंडामेंटल है, फर्स्ट एड है, पायनियरिंग है, लॉग बुक बनाना है, हाइक का विवरण है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी और उसको तैयार करके जब 2-3 महीने बाद में इनका जांच शिविर होगा तो उस समय आकर के ये वो उनसे संबंधित परीक्षाएं देंगे। जिला एथलेटिक्स संघ अलवर द्वारा जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई। प्रथम और द्वितीय विजेता खिलाड़ी 27 से 30 अगस्त तक बीकानेर में होने वाली राज्य प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका शुभारंभ तदर्थ कार्यकारी समिति के सदस्य श्री कृष्ण गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। संयोजक लखपत राय सैनी ने परिणामों की जानकारी दी। वहीं प्रतियोगिता का आयोजन तदर्थ समिति संयोजक लखपत सैनी, सदस्य श्री कृष्ण गुप्ता, कुंदन सैनी, निशा यादव और जितेश मीणा द्वारा संपन्न करवाया गया। कमेटी एथलेटिक्स संघ अलवर मैं चेयरमैन हूँ। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष के बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। लगभग 400 बच्चों की स्ट्रेंथ। इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड आएंगे वो बीकानेर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएगी।
अलवर जिले की टीम 26/8/2025 को बीकानेर जाएगी और यह प्रतियोगिता 27, 28, 29, 30 को बीकानेर में आयोजित हो रही है। अलवर के जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में रामायण पाठ का समापन हुआ। आश्रम से जुड़े होतीलाल शर्मा ने बताया कि महंत श्री गंगादास वेदांती के सानिध्य में पिछले कई वर्षों से महीने के प्रथम शनिवार को रामायण पाठ किया जाता है। इसका समापन रविवार को पूजन, हवन और आरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस दौरान महंत ने कहा कि रामायण पाठ से जन्म मरण के बंधन समाप्त होते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। वहीं इस अवसर पर हनुमान शर्मा, देवी सिंह, राहुल शर्मा, लक्ष्मी नारायण, भैरू सिंह, रिपुदमन सिंह, कपिल शर्मा और पद्म जोशी आदि मौजूद रहे। सखी सहेली ग्रुप की ओर से तीजोत्सव का आयोजन अलवर रॉयल होटल में उत्साह से किया गया। यहाँ महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूरे जोश और उत्साह के साथ पहुंची। साथ ही अनेक गेम्स ने कार्यक्रम को और दिलचस्प बना दिया। विजेताओं को उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रमिला गुप्ता ने किया। यह महिलाएं तीज माता को गीत गाते और एवं फूल बरसाते हुए लेकर पहुंची एवं सभी ने झूला भी झुलाया, जबकि तीज क्वीन का खिताब रंजना ने जीता। कार्यक्रम में रजनी, दीपा, नीरू, विनीता और प्रमिला का विशेष योगदान रहा। सभी को उपहार, फल देकर एवं फ्रेंडशिप कंगन बांधकर कार्यक्रम का समापन किया गया। अंत में प्रमिला गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा एम्बुलेंस संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अध्यक्ष शीशराम गुर्जर के अनुसार इससे पहले सीएमएचओ को अवगत कराने पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा एनएचएम का प्रोजेक्ट है एवं ग्रीन हेल्थ सर्विस द्वारा इसका संचालन किया जाता है। वहीं डीजल एवं वेतन समय पर नहीं मिलने सहित नर्सिंग स्टाफ, पायलट की कमी सामने आ रही है। ऐसे में दिए गए ज्ञापन पर कदम नहीं उठाया गया तो एम्बुलेंस संचालन में स्टाफ सहयोग नहीं करेगा। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य एवं संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर द्वारा 200वां साप्ताहिक पौधरोपण संपन्न हुआ। साथ ही कॉमर्स कॉलेज में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर भी लगाया गया। इसमें 119 रोगियों ने लाभ उठाया। साथ ही क्लब से जुड़े 5 नए सदस्यों का पिन लगाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। प्रारंभ में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशि गोयल एवं क्लब अध्यक्ष डॉक्टर मंजू अग्रवाल का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं मेडिकल कैंप में मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता की टीम ने सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर संयुक्त वैश्य महासभा द्वारा अंकुरित भोजन, आंवला और फल आदि वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने थानागाजी क्षेत्र स्थित उदयनाथ आश्रम में वन विहार एवं पौधरोपण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं भूपेंद्र यादव ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण करने को कहा। साथ ही जनसंघ से लेकर भाजपा के मौजूदा स्वरूप की प्रगति और विचार यात्रा पर प्रकाश डाला। वहीं कश्मीर से धारा 370A समाप्ति और भव्य राम मंदिर निर्माण जैसे कार्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नकारात्मक रुख के आरोप लगाए। उधर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भूपेंद्र यादव की तरह भाजपा के सभी सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र को संभालते रहें तो राजस्थान से पार्टी को कोई हटाने वाला नहीं है। उधर कार्यक्रम के दौरान संभाग प्रभारी नारायण पंचारिया सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रतिनिधि और हमारी पार्टी ने दिया है कि जिससे न केवल अपना इस क्षेत्र, न केवल राजस्थान अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान उनसे व्यवस्थाएं सीख रहा है। वास्तव में मैं भी जैसे आज आया यहाँ पर तो 2-3 चीजें मैंने भी अभी सीखी। अपन कई जगह वृक्षारोपण भी करते हैं तो बहुत समय लगता है और एक व्यक्ति वृक्षारोपण करता है, सभी वहां पर खड़े हो जाते हैं। आपने तो 500 खड्डे खुदवाकर 500 पेड़ पौधे वहां पहुंचा दिए और 500 कार्यकर्ताओं को नियत स्थान पर पहुंचने का निर्देश भी दे दिया और चंद मिनटों में ही 500 पेड़ 500 पौधे लगाने का कार्यक्रम करवा दिया। ये एक अलग प्रतिभा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान अनेक गतिविधियों में भाग लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय का उन्होंने विशेष दौरा किया। यहाँ संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारतवासियों को एक नई दिशा देने का काम किया था। यहाँ आकर वे भावुक हो उठे।
विभिन्न मांगों को लेकर एएनएम और एलएचवी संघ की ओर से एडीएम एवं सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन के अनुसार कार्मिक ड्यूटी टाइम के बाद ऑफिशियल ग्रुप या फोन पर किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं करेंगी। इसके अलावा लैब संबंधी जांचें भी एएनएम द्वारा नहीं की जाएंगी, क्योंकि यह प्रशिक्षित टेक्नीशियन का काम है। इसके अलावा सभी प्रकार का भुगतान समय पर करने सहित अन्य मांगे भी उठाई गई। जिला अध्यक्ष शीला यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 01442338653 and 2338663. मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आदिवासी मीन भगवान जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष रामकृपाल मीणा के नेतृत्व में विभिन्न मांग पत्र एसडीएम सीमा मीणा को दिए गए हैं। यह ज्ञापन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा के नाम सौंपे गए। इस दौरान राम जल सेतु लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने, महिला छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटन एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में नाहरसती गेट की तरफ से सफारी शुरू करने की मांगे शामिल हैं। इस मौके पर समिति पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। मैं रामकृपाल मीणा, आदिवासी मीन भगवान जन सेवा संस्थान दुब्बी बजेड़ा राजगढ़। हमने आज 3 ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं, माननीय भूपेंद्र जी केंद्रीय मंत्री के नाम। पहला है सिरस्का में प्रवेश के लिए नाहरशक्ति की तरफ से सफारी चालू की जाए। दूसरा, जो ERCP है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। और तीसरा, जो बालिका छात्रावास जो केंद्रीय विद्यालय आ रहा है उसके पास में बालिका छात्रावास के लिए, सर्व समाज के बालिका छात्रावास के लिए जमीन अलॉट की जाए। कलेक्टर के पास फाइल पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो। ये सबके सब ज्ञापन हमने भूपेंद्र जी के, मंत्री जी के नाम। हमारे सभी सरपंच और हमारी मीन भगवान मंदिर कमेटी, जिनके हमारे नायक हैं श्री रामकृपाल जी मीणा साहब, उनके निर्देशन में हम सभी लोग यहाँ एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। माननीय भूपेंद्र जी मंत्री महोदय, माननीय संजय शर्मा जी को, माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन में हम मांग करते हैं कि जो सीढ़ी ये रास्ता है, इसमें होके पहले गाड़ियाँ जाती थी, बैलगाड़ियाँ, हम लोग जाते थे नाहरसती होते हुए, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया उसको। और कुछ दिन पहले जो शनिवार को मंगलवार को लोग जाते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए। अब हम सुनते हैं वो व्यक्ति तो उन्होंने खोल दिए, लेकिन कम से कम वहाँ सफारी चलें और उसमें हमारे लोगों को लाभ मिले। सेवा सारथी फाउंडेशन द्वारा 22वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर नीकच के अतरिया स्टैंड पर आयोजित किया गया। मुख्य सचिव आसमदीन ने बताया कि इस शिविर में कुल 105 यूनिट रक्तदान हुआ। इसमें से लगभग 70 रक्तवीरों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। इस मौके पर संस्था प्रमुख हनीफ मीर खां, सचिव आसमदीन, डॉक्टर शरीफ खान, रियाज खान, इकबाल खान और अकरम चौधरी आदि की मौजूदगी रही। विश्व स्तनपान सप्ताह के चौथे दिन CLMC अलवर द्वारा CSC बड़ौदा में पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्तनपान में आने वाली समस्याओं के समाधान बताए गए, साथ ही इससे जच्चा बच्चा को मिलने वाले फायदों पर चर्चा की गई। वहीं श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति बड़ौदा में ने सम्मान चिन्ह भेंट किए, जबकि नर्सिंग ऑफिसर सुषमा भाटिया ने संचालन किया। योग शिक्षिका पुष्पा अरोड़ा ने भी अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में CLMC इंचार्ज डॉक्टर अमनदीप और प्रबंधक पूनम मलिक, CSC प्रभारी डॉक्टर राजवीर चौधरी और धीरज खंडेलवाल, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर शिशुपाल चौधरी आदि उपस्थित रहे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही। वहीं राजगढ़ गेट मालाखेड़ा के समीप स्थित प्राचीन शिवालय में जलाभिषेक हुआ।
यह हनुमान जी के मंदिर के पास प्राचीन भगवान शिव मंदिर में जलधारा अभिषेक एवं प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही महिलाओं ने व्रत रखकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उधर फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पास स्थित शिवालय में सत्संग भी हुआ। वहीं भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद पाया। इस दौरान लालाराम सैनी, मुंशी राम, बबली राम, पप्पू राम और विजय सिंह सहित अन्य भक्तों की मौजूदगी रही। वहीं सताना स्थित शिवजी के मंदिर में सुबह से शाम तक पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। महिलाएं और बच्चे भी यहां पहुंचे एवं अभिषेक किया। श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि श्रावण मास के 4 सोमवार को व्रत रखकर पूजा अर्चना की गई। एक आरटीएस अधिकारी और प्रोफेसर ने भाई के साथ मिलकर इनसाइट राजस्थान और राजस्थान सामान्य ज्ञान का तोहफा दिया है। रक्षाबंधन से पूर्व खैरतल जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने इसका विमोचन किया। अलवर के टपुकड़ा निवासी भाई बहनों की एक जोड़ी ने एक अनूठा तोहफा दिया है। आरटीएस अधिकारी शिवन्या गुप्ता, सहायक प्रोफेसर प्रियंका गुप्ता, उनके भाई केतन बिरला और उनकी धर्मपत्नी कनिष्ठ लेखाकार अंजलि सोनी ने मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति पर एक व्यापक और संपूर्ण पुस्तक, खासकर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए लंबे समय से कमी थी। बिरला ने अपनी लेखन यात्रा की सफलता का श्रेय माता बिमलेश गुप्ता और पिता घनश्याम दास बिरला की प्रेरणा को दिया है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर डीड राइटर द्वारा पंजीयन अधिकारी और पंजीयन बाबू के खिलाफ धरना जारी है। ऐसे में गांधी चौक में कपड़े की दुकान और प्रतिष्ठान बंद रखे गए। साथ ही कपड़ा व्यापारी उमेश खंडेलवाल एवं अरुण चौधरी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। उधर बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर कई दुकानें खुली रही। वहीं कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता के अनुसार उन्होंने स्वेच्छा से आंदोलन को समर्थन दिया था। उधर विवादों में आए पंजीयन लिपिक का स्थानांतरण जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है। उधर मालाखेड़ा सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट परिसर कार्यालय में अनेक वकीलों ने कार्य स्थगन नहीं रखा। हालांकि बार अध्यक्ष फूल सिंह चौधरी सहित पूर्व अध्यक्ष तेज सिंह चौधरी आदि धरने पर मौजूद रहे। वहीं एडवोकेट पीसी मीणा ने बताया कि धरने को लेकर उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं है। सचिव देवेंद्र प्रधान ने भी इसी तरह की राय रखी। जी, जो तहसील के सामने जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कर रहे हैं एडिट राइटर आदि जो कर रहे हैं सारे लोग, उसमें वकील का समुदाय जो है हमारा बार संघ है, वो किसी प्रकार सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे गाँव में है न कोई असेसमेंट चल रहा है हमारा, तो हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें उनके द्वारा जो चल रहा है कोई वो नहीं, वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। वो वकील साथी जो बैठे हैं वो पर्सनल अपने हित के लिए बैठे हैं, उनको कोई आपत्ति होगी उनसे शायद इसलिए बैठे हैं। बाहर की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। उमरैण में ग्रामीणों द्वारा सावन के आखिरी सोमवार पर नलदेश्वर के समीप शिकंजी की व्यवस्था की गई। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। साथ ही भर्तरी और पांडुपौल जाने वाले पैदल यात्रियों की भीड़ रही। हर साल इन दिनों में उमरैण वासियों द्वारा ट्रैक्टर में प्याऊ लगाकर इंतजाम किया जाता है। आज सोमवार है, हम हर सोमवार को लगाते हैं। जो सावन में कितने सोमवार हो शिकंजी बनाते और नींबू शिकंजी और अपने ये सारे हुए है उमरैण गांव का सहयोग है। वैसे सब भाई एक रहते हैं, क्या है भाई। उधर नलदेश्वर पर ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। जयपुर हाईवे रोड स्थित आश्रम में भंडारे के दौरान दिन भर वाहनों का जाम लगा रहा। साथ ही पुलिस व्यवस्था करती नजर आई। भंडारा संयोजक पंचन गुर्जर के अनुसार वर्षों से सिलसिला जारी है। इस मौके पर हरिओम गुर्जर, बद्री फागणा, मुखराम डाई, विक्रम दोराता, रतनलाल शर्मा और कालू राम चेची आदि भक्त मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा नलदेश्वर का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये लगभग हर वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह से ही महादेव मंदिर ऊपर हम जाके आए तो वहाँ पर इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि भक्तों का 2-2, 3-3 घंटों में भी वहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है। और इतना अधिक भीड़ है कि पिछली वर्ष भी इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार उससे भी बहुत अधिक है। प्रशासन का भी और मेला कमेटी का भी इतना सहयोग है। सावन का लास्ट सोमवार है। ये नलदेश्वर जी महादेव जी का ये लास्ट के सोमवार के दिन भंडारा होता है। भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें आसपास के गांव माधोगढ़, कुशालगढ़, सावर, काड़ा चारा, इंदौर, पहलावास, डोबर, इगतपुरी तक का दूध इसमें भंडारे में आता है। करीब 60-70 मन दूध आ चुका है अब तक और अभी दूध आया जा रहा है। हमने 60 मन दूध की तो खीर बना ली है। प्रसादी जारी है। रोड पर जो बाबा भर्तरी के जंडोती पदयात्रा जितने भी यात्रीगण जा रहे हैं सबको प्रसाद वितरित किया जा रहा है। भंडारा कमेटी के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सब लोग अपना अपना कार्य है जो सुचारू रूप से कर रहे हैं यहाँ पे। उधर नलदेश्वर भंडारे को देखते हुए अकबरपुर थाना पुलिस चाक चौबंद नजर आई। साथ ही वाहनों को एक और खड़ा करवाकर यातायात सुचारू किया गया।
नटनी गबारा, नलदेश्वर और भर्तरी धार्मिक स्थल पर लगातार पुलिस की गश्त रही। सावन का आखिरी सोमवार है। आज नलदेश्वर महाराज के भंडारे का प्रोग्राम है। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था अच्छी तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगी हुई है और नटनी गबारा में भी अपने वहाँ भीड़ रहती है, वहाँ भी माकूल गश्त कर रहे हैं। और नलदेश्वर महाराज के ही आज भंडारे की वजह से प्रोग्राम और भीड़ यहाँ ज़्यादा है। यात्री मंदिर पर भी आ रहे जा रहे हैं और रोड पर किसी तरह की कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं हैं और शांतिपूर्वक प्रसाद पा रहे हैं लोग बाग। प्रसाद पाने के बाद में अपने साधनों को साइड में खड़ी करवा के और व्यवस्थाएं अनुकूल बनाए रखे हैं। अकबरपुर थाना पुलिस ने लूट के आरोपियों को पकड़ा है। थानेदार प्रेमलता ने बताया कि 29 जुलाई को रगड़ बंजारा नामक परिवादी से नारायणपुर रोड पर करीब 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने गहनता से इसकी जांच की। इसके बाद 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सकट क्षेत्र के देवती राम सागर बांध के पास स्थित जोगियों की ढाणी मुर्राटा में शिव महापुराण कथा जारी है। महादेव जी मंदिर पर चल रही कथा के 5वें दिन आचार्य योगी कमलेश नाथ ने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की कथा सुनाई। वहीं कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। आयोजक रामजीलाल योगी ने बताया कि कथा रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हो रही है, जबकि कथा का समापन 7 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ होगा। बड़ौदा में रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। यहाँ सोमवार को शिवजी का सहस्त्र घट अभिषेक संपन्न हुआ था। श्री श्याम महिला मंडल की अध्यक्ष सुधा गर्ग ने बताया कि श्याम सखा मंडल और ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजन किया गया। समापन पर हवन यज्ञ के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। खैरतल में सावन मास के अंतिम सोमवार को अनेक आयोजन हुए। नई अनाज मंडी स्थित शिव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद व्यापारियों की ओर से खीर का प्रसाद वितरित हुआ। वहीं रेलवे फाटक, शनिदेव मंदिर, पुरानी अनाज मंडी, शिव मंदिर और अन्य मंदिरों में चहल पहल बनी रही। उधर खैरतल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुरुषार्थ फाउंडेशन एवं स्वर्ग आश्रम सेवा समिति द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ। यह यात्रा स्वर्ग आश्रम के भूतेश्वर मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान भोलेनाथ के भजनों पर शिव भक्त नाचते हुए नजर आए। खैरतल में हरसोली रोड स्थित शैलजा क्रेशर के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 व्यक्ति घायल हो गए। इनमें रामकिशन, सरोज और बालक तरुण शामिल है। यह लोग हरसोली से खैरतल आ रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घायलों को खैरतल अस्पताल से अलवर रेफर किया गया है। तिजारा के निकटवर्ती ग्राम ढाकी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्राम विकास गतिविधि द्वारा जैविक कृषक सम्मेलन किया गया। यह संत द्वाराचार्य बालकाचार्य के सानिध्य में हुआ। जिला ग्राम विकास प्रमुख पुरुषोत्तम ने बताया कि मुख्य अतिथि पद्म श्री हुकमचंद पाटीदार रहे, जबकि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख सतीश कुमार थे। उन्होंने ग्राम विकास और जैविक खेती पर प्रशिक्षण दिया। वक्ताओं ने कहा कि रासायनिक अनाज और रासायनिक सब्जी पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी। इस मौके पर किसानों की जिज्ञासाओं को पाटीदार द्वारा समाधान किया गया। कार्यक्रम में संतोष कुमार, राजेश यादव, अजीत सिंह कुमावत, विपिन चौधरी, अनिल गुप्ता, मनोज कुमार और करतार सिंह आदि मौजूद रहे। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियों और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के मोती डूंगरी पार्क के पास एकत्र मोहित शर्मा, राकेश यादव और केपी यादव सहित अन्य छात्रों ने कहा कि पेपर लीक और निष्पक्षता की कमी से मेहनती छात्रों का मनोबल टूट रहा है। छात्रों की प्रमुख मांगों में पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय करना और डिजिटल निगरानी के जरिए परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना शामिल है। ये देखिए, अभी एक एसएससी को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। प्रोटेस्ट दिल्ली में भी चल रहा है और सभी शिक्षक और बच्चे सड़क पर हैं। पहली बात तो सरकार को समझना चाहिए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज शिक्षक और बच्चे सड़क पर हैं, क्योंकि एसएससी ने टीसीएस से अपना टेंडर हटाकर एडिक्विटी को दे दिया, जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और सही तरीके से पेपर नहीं करवा रही। पेपरों में धांधली हो रही है और इसके साथ साथ सेंटर इतनी दूर दिए जा रहे हैं। जो बच्चा 9,000 रुपए कोचिंग के नहीं दे सकता, वो बच्चा अंडमान निकोबार फ्लाइट लेकर जा रहा है 50-60 हजार पर। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर अभी रद्द कर दिया गया है। केरल के बच्चों के सेंटर राजस्थान में, राजस्थान के बच्चों के सेंटर कर्नाटक में दिए जा रहे हैं। बच्चा बिल्कुल परेशान है और सरकार इसमें कोई सुनवाई नहीं ले रही है। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और हम ये निवेदन करते हैं भारत सरकार से और एसएससी से
कि इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। ये बच्चे आपसे ये नहीं कह रहे कि इन्हें फ्री में नौकरी दे दो, ये बच्चे केवल इतना कहना चाहते हैं कि इनको जो आप काम करवा रहे हैं वो सही तरीके से करवाएं, इनके साथ किसी प्रकार कोई बेईमानी ना हो, क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार की स्थिति बदलने के लिए कर्जे में रुपये लेकर शहर में रह रहे हैं, उन पर ब्याज लग रहा है और आप उन बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं, जिसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। और मैं बता रहा हूं कि आगे आने वाले भविष्य में बच्चे यहाँ भी सड़कों पर उतरेंगे, कब तक इस अत्याचार को सहेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच के हेडलाइंस पर। मुसीबत में पड़ी शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस। तिजारा क्षेत्र में महिला को पकड़कर बाइक पर थाने ले जाने के विरोध में हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने राजकार्य में बाधा के आरोपी 3 की गिरफ्तारी का दिया तर्क। बांध में डूबकर 8 साल के मासूम की गई जान। हाजीपुर में सामने आया हादसा। कानूनगो की मौत से पनपा विवाद और तहसीलदार पर प्रताड़ना के लगे आरोप। कर्मचारी कॉलोनी का निवासी था मृतक। और शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु और हुए अनेक आयोजन। श्रद्धा भाव से मना श्रावण का अंतिम सोमवार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।